कोरोना संक्रमण को घातक बना रहा तंबाकू और धूम्रपान। तंबाकू का सेवन करने वालों में कोरोना का जोखिम 50% ज्यादा। कोरोना संक्रमण के प्रसार में धूम्रपान और तंबाकू के सेवन की अहम भूमिका। धूम्रपान करने वालों के लंग्स में ACE2 की संभावना ज्यादा। धूम्रपान करने वालों में ACE2 कोरोना संक्रमण का जोखिम बढ़ाता है। धूम्रपान से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। धूम्रपान के कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तंबाकू खाने वालों के थूकने से आसपास के लोगों में संक्रमण का खतरा। गैट्स 2 के मुताबिक तंबाकू उत्पादों के सेवन से देश में सालाना करीब 13,50,000 लोगों की मौत। तंबाकू के सेवन की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियों का जोखिम। तंबाकू के सेवन से रहें दूर। अगर लत है तो विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ें। कोरोना काल में तंबाकू है काल। तो कोविड काल में आखिर तंबाकू कितना खतरनाक साबित हो रहा है, इसी को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर असीम समर हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं BMCH जयपुर के। इसके अलावा सुदीप शर्मा जो कि सीनियर प्रोग्राम लीडर हैं, वागधारा संस्था से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हम रुक करते हैं डॉक्टर असीम समर जी का, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर असीम समर जी, तंबाकू को किसी भी तरह से फायदे की चीज नहीं कहा जा सकता है हेल्थ को लेकर, लेकिन सर कोविड के इस दौर में कितना खतरनाक तंबाकू कोविड पेशेंट के लिए हो सकता है, या फिर जिससे कोविड नहीं भी हुआ है और यदि वो तंबाकू का सेवन करता है तो उसके लिए कितना खतरनाक तंबाकू है? कोविड-19 के इरा में ऐसा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे लंग्स ही होते हैं, ये सबको मालूम है। और जो लंग्स पहले से स्मोकिंग से खराब हो चुके हैं उनके अंदर कोरोना का इफेक्ट ज्यादा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी समथिंग इज इकोइंग इन दिस, सो देयर इज सम ऑडियो प्रॉब्लम एक्चुअली। सो तंबाकू के सेवन से जो सिगरेट स्मोकिंग होती है उससे जो लंग की वाइटल कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, और सबसे ज्यादा कोरोना का असर लंग्स पे ही होता है। सो कोरोना होने का संभावना भी ज्यादा हो जाती है, और अगर हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स भी काफी घातक आते हैं। जैसे एक आम आदमी जिसने कभी सिगरेट का सेवन नहीं किया है, स्मोकिंग नहीं करी है और एक्सपोज नहीं है, उनकी लंग की रिकवरी फास्ट होगी और अच्छी तरीके से हो पाएगी, और पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कम असरदारक होगा। जबकि जिसको अगर हम जो पहले से सिगरेट स्मोकर है, चेन स्मोकर है और उसको COPD का पहले से ही प्रॉब्लम है, तो उसको कोरोना होने के बाद उसके पास उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे, उसको बहुत सीवियर समस्या हो सकती है, गंभीर अवस्था में वो पहुंच सकता है। उसको हो सकता है कि ऑक्सीजन की जो वाइटल कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, वो भी उसको कम होगा और वो उसको कोरोना के संक्रमण को झेल नहीं पाएगा। जितने ही ज्यादा सीवियर लंग अफेक्टेड होते हैं उतने ही पेशेंट के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ऑक्सीजन डिफ्यूजन कम हो जाता है, और और उसकी रिजल्ट्स जो है, उसकी रिकवरी होने की संभावना बहुत कम होती है। तो नटशेल में कह सकते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं, जिनको COPD है या किसी और तरीके से इस तरह की बीमारी है जो स्मोकिंग से पैदा होती है, तो उसको कोरोना का असर ज्यादा रहेगा। केवल कोरोना का ही नहीं बल्कि और भी कई बीमारियों का होता है, लेकिन आज का विषय सिर्फ कोरोना से रिलेटेड है, हम इस पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर लंग काम नहीं करते, आम जिंदगी में ही जो लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं, तो कोरोना के बाद तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है, और इस पे ये बहुत चिंता का विषय है। तो जो स्मोकिंग को क्विट करना तो हमेशा ही अच्छा रहता है, और हम अपील करते हैं आपके माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से, कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं या और भी किसी तंबाकू के पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे वो खाने वाला तंबाकू ही हो चाहे स्मोकिंग हो, उसको छोड़ना चाहिए, और बिल्कुल हर तरीके से छोड़ दे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसमें अभी हम ये कह रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण ज्यादा होता है, हो गया है तो उसका
असर भी ज्यादा होगा, ज्यादा घातक होगा, और जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है उसकी रिकवरी भी बहुत समय लेगी। तो तीनों ही फ्रंट पे वो पेशेंट जो ज्यादा पहले से स्मोकिंग कर चुके हैं उनको नुकसान होगा। चलिए एक बार हम सुदीप शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, सीनियर प्रोग्राम लीडर हैं वागधारा से। सुदीप जी, किस तरीके के जो प्रोग्राम है वो अभी तंबाकू छुड़वाने के लिए चल रहे हैं? जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम वर्ष 2007 से 8 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव पर जागरूकता फैलाना। जो हमारा भारत का कानून बना हुआ है, सो सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, कोटपा जिसको हम बोलते हैं, कोटपा का प्रभावी क्रियान्वयन हो, उसका प्रभावी प्रवर्तन हो, जिससे तंबाकू उत्पाद के उपयोग में कमी आए, तंबाकू उत्पाद का उत्पादन और उसकी सेल्स को कमी करना और लोगों को तंबाकू छुड़वाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के। और इसी के साथ ही इनमें इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां पूरे देश में की जाती हैं। जैसे जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका टोबैको कंट्रोल के ऊपर कैसे प्रशिक्षण किया करना, ताकि वो अपने अपने एरिया के अंदर अपने अपने क्षेत्र में तंबाकू कंट्रोल से संबंधित गतिविधियों को एग्जीक्यूट करें। विभिन्न एनजीओ के माध्यम से भी, स्कूल टीचर्स के माध्यम से भी, और जो प्रवर्तन अधिकारी हैं जो तंबाकू नियंत्रण करने में सहयोग करते हैं, उनका प्रवर्तन करते हैं, उनका सबका प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। और ग्राम स्तर पर भी बात करें तो ग्राम स्तर पर भी तंबाकू का उपयोग बहुत ज्यादा है। बीड़ी का या हुक्का का अगर हम देखते हैं तो वहां ग्रामीणों को भी सेंसिटाइज करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके लिए स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल हमारा राजस्थान के जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें बना हुआ है, और विभिन्न जिलों के जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं वहां पे उनके कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट सेल बना हुआ है। इन सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न जो एनजीओ हैं उनके द्वारा भी टोबैको कंट्रोल के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जी चलिए, डॉक्टर असीम समर जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर असीम समर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि तंबाकू का सेवन व्यक्ति करता तो खुद है, चाहे वो तंबाकू खाकर जर्दे के रूप में करे या फिर गुटखे के रूप में करे, चाहे वो सिगरेट के तौर पर करे, लेकिन वो दूसरों के लिए कितना खतरनाक इस कोविड काल में हो सकता है, क्योंकि वो तंबाकू खाकर कहीं ना कहीं इधर उधर थूकता है या फिर इसके अलावा धुआं उसका उड़ाता है तंबाकू की रूप में सिगरेट का उपयोग करके, तो वो दूसरों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? वो वैसे ही हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि जो सेकंड हैंड स्मोकिंग होती है, जिसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, वो हमेशा ही खतरनाक होती है, चाहे कोरोना काल हो या ना हो। कोरोना में इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जनरली लोग स्मोकिंग एक ग्रुप में करते हैं, घर में करते तो वैसे भी मुश्किल है, दूसरे लोग वैसे प्रभावित होंगे। लेकिन अगर वो जैसे स्मोक करने के बाद वो सिगरेट को शेयर करते हैं, अपने होठ से लगा के दूसरों को पिलाते हैं, तो उससे अगर एक पेशेंट अगर अफेक्टेड है, एक बंदा अफेक्टेड है, तो दूसरे लोग भी हो जाएंगे। वो थूकता है, जैसे जो स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाते हैं उनको बार बार कफ होने की समस्या और उसके अंदर स्पुटम आने की टेंडेंसी होती ही है। तो वो जब थूकते हैं तो उससे कोविड के जो ड्रॉपलेट बनते हैं वो दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। अब कितना होगा ये तो बहुत बड़ी स्टडी का विषय है, और इसको अभी इस पेंडेमिक में स्टडी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि सलाइवा के अंदर वो वायरस होता है और बारीक बारीक ड्रॉपलेट बन के वो दूसरे के अंदर फैलता है, तो ड्रॉपलेट ज़्यादा ही बनेगी, तो वो तंबाकू और जो इनका सेवन करते, चाहे खाने का हो चाहे स्मोकिंग हो, उससे इसकी फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ में जो सरकार के लोग बैठे हैं उनको भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग सब ये कहते हैं कि ये तंबाकू का जो सेवन के हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, उनकी लत छुड़वाएंगे, हम ये डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है डॉक्टर फेटर्निटी का कि तंबाकू की जो खेती है, उत्पादन है, उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अफीम की जो खेती होती है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में होती है। अफीम का तो मेडिसिनल यूज है, उसकी कुछ मेडिसिन बनती है जो बहुत ही कभी कभी लाइफ सेविंग होती है, लेकिन तंबाकू का ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बनाया जाता। तो तंबाकू की खेती करने का कोई पर्पज नहीं है वैसे। तो अगर सरकार सही में इसको रोकना चाहती है तो हमें उसके जो सोर्स जनरेशन को ही रोकना पड़ेगा।
हमें तंबाकू खेती को प्रतिबंधित करना चाहिए। अगर एक बार तंबाकू खेती हो गई, तंबाकू मार्केट में आ गया, तो वो किसी न किसी बहाने से बिकेगा, चाहे आप उसे रोके ना रोके। अगर ज्यादा प्रतिबंध होगा तो ज्यादा महंगे में बिकेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके असर पे ध्यान दे रहे हैं, हम ये नहीं ध्यान दे रहे कि ये तंबाकू का उत्पादन क्यों किया जा रहा है। सरकार को उसे बहुत इफेक्टिव तरीके से रोकना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। तंबाकू से किसी का भला नहीं होता। हम उसकी खेती करने देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम उसको रोकें। चलो आप वो सिगरेट में नहीं पिएगा, छुप के ले लेगा, वो तंबाकू खा लेगा, आप खाने को छुड़ाओगे, वो किसी माउथ फ्रेशनर के नाम पे आ जाएगा। अभी ई सिगरेट्स आ गई है। तो हमें नहीं लगता, हम डॉक्टर फेटर्निटी को, मैं तो कैंसर हॉस्पिटल में फिजिशियन हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, हम रात दिन देखते हैं कि तंबाकू किस तरह से लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। तो हमें चाहते हैं कि तंबाकू खेती को भी रोका जाए। फिर बाद में हम सोचे कि हम डी एडिक्शन करें, हम ये करें, हम वो करें। तो हम उसको बनने को रोकेंगे, तब जाके ये चीज इफेक्टिव वे में होगी। सरकार कहती है हम पॉलिथीन को रोकना चाहते हैं। अब पॉलिथीन बनने को आप नहीं रोकेंगे तो उसके प्रसार और उसके यूज को कैसे रोक पाएंगे? ऐसे ही तंबाकू के ऊपर है। तंबाकू अगर आप पैदा होने से नहीं रोकेंगे, उसकी खेती को नहीं प्रतिबंधित करेंगे, उसको किसी एक्ट में नहीं लाएंगे कि अगर कोई खेती करेगा तो ये सजा हो जाएगी, तब तक इसको लगाम लगाना मुश्किल है। डॉक्टर असीम समर जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। अभी आपने बताया कि लंग्स को ये इफेक्ट करता है, दूसरे भी कई तरीके के रोग हो सकते हैं। मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए उन्हें आप बताएं कि तंबाकू का सेवन, चाहे वो सिगरेट के तौर पर हो, गुटखे के तौर पर हो, कितना खतरनाक आपके शरीर के लिए हो सकता है। एक बार आप दर्शकों को सर बताएं कि कैंसर भी होगा या फिर और कौन कौन सी मतलब गंभीर जो बीमारियां हैं उसका शिकार एक व्यक्ति हो सकता है। देखिए दीपक जी, अगर आप किसी पर्सन को खड़ा करें और उसको देखिए तो सिर से लेके पांव तक तंबाकू सब कुछ हो सकता है। तंबाकू आपकी स्किन को ज्यादा डैमेज करता है, उसकी कोलेजन फाइबर को डैमेज करता है, उससे आपकी एजिंग ज्यादा दिखेगी। आप देखते हैं कुछ फिल्म स्टार बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, अगर उनको आप रियल लाइफ में देखें तो बहुत ज्यादा एजेड दिखते हैं। उनकी उम्र से 10-10 साल उनकी उम्र ज्यादा होती है। पर्दे पे वो चाहे ना दिखे, लेकिन उनको रियल में देखेंगे तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा दिखती है। अगर आप ओरल कैविटी में जाएंगे, माउथ अंदर, मुंह के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप ब्लड के अंदर जाएंगे तो उन जो स्मोकिंग करते हैं या जो तंबाकू खाते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, वो बार बार बीमार होते हैं, बार बार उनको लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं। अगर वो ज्यादा स्मोक करते हैं, जो धुएं के रूप में स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू को लेते हैं, तो उनके फेफड़े खराब होते हैं। ये स्मोक फेफड़े को ही नहीं खराब करता, स्मोक वो ब्लड के अंदर जाता है तो वो पेशाब की थैली का कैंसर है ना, पेंक्रियास का कैंसर है, और भी कई प्रकार के कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उनको भी जन्म दे देता है। अगर आप सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात करें तो तंबाकू जो लंबे समय से सेवन करते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनका सेक्सुअल बिहेवियर भी बहुत कम हो जाता है और वो इसको भी अफेक्ट करता है, उनकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तंबाकू हार्ट पे बहुत बुरा असर डालता है। हार्ट की जो ब्लड को फ्लो करने वाली नलियां हैं, जिसको हम वेसल्स बोलते हैं, उनको वो बहुत ज्यादा नैरो कर देता है और हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओवरऑल आपने भी अपने इसमें हेडलाइन में और टैगलाइन में बताया कि करीब 3.5 लाख लोग तंबाकू से मर जाते हैं। जो मर जाते हैं उसका आंकड़ा है, लेकिन जो इससे प्रभावित होते हैं वो कहीं ज्यादा है। तंबाकू से आप उसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी देखिए। हर आदमी एक दिन में 100-200 रुपए की तंबाकू खाता है, पीता है, या वो किसी तरह से सेवन करता है। अगर वो इतना पैसा बचा है तो उसकी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा, उसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी कम पड़ेगी, और एक तरीके से उसकी लाइफ जो है, उसके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपने हमें पूछा क्या बीमारी करता है, हम आपको ये रिवर्ट में पूछा था क्या बीमारी नहीं कर सकता है। तंबाकू सब अंगों को प्रभावित कर सकता है और किसी भी अंग पे इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि तंबाकू से उस अंग को तो फायदा हो रहा है और बाकी को नुकसान हो रहा है। सभी जगह नुकसान ही होता है। बिल्कुल डॉक्टर असीम समर साहब, आपने बताया, हमने शुरुआत में भी ये बात रखी थी कि तंबाकू का शायद कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि नुकसान सैकड़ों है। हम एक बार सुदीप शर्मा जी का रुख करते हैं। सुदीप जी, सरकारें जो है वो क्या प्रोग्राम और चला सकती है जिससे तंबाकू का सेवन कम से कम लोग कर सके, और खासतौर पर युवा पीढ़ी को किस तरीके से रोका जाए? क्योंकि आप स्कूल से निकलते नहीं है, कॉलेज में एंट्री होती नहीं है, कि ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है युवाओं के लिए खासतौर पर। जी दीपक जी, तो सबसे जरूरी इस समय ये है कि जो हमारा देश का जो कानून बना हुआ है, कोटपा, सिगरेट, जैसे मैंने पहले ही बताया, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, उसको प्रभावी तौर पर उसका क्रियान्वयन और उसका प्रवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को और साथ ही जो पुलिस विभाग, गृह विभाग है, पुलिस है, उनको मिलकर इस पर कार्रवाई करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम कोटपा को इस मजबूत बना पाएंगे, उसका प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएंगे, तो तंबाकू के कंजम्पशन में डेफिनेटली
कमी आएगी। और इसके साथ ही मैं जैसे बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया ई सिगरेट्स का, जो कि करीब साल 2 साल पहले तक बहुत ही ज्यादा चर्चा में आई थी। लेकिन इसके लिए राजस्थान ही सबसे पहला एक प्रदेश था जिसने इसको बैन किया था, और विद पूरा और इस पे कानून लेकर आए थे स्टेट लेवल पर। और उसके बाद पहले राजस्थान ने किया 31 मई 2019 को, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे 2019 को ही किया गया था। और इसके बाद फिर सेंटर ने इस पर पूरी तरह से बैन लगाया। इसके साथ ही मैं और बताना चाहूंगा क्या और उपाय हो सकते हैं। जैसे हम सब देखते हैं कि तंबाकू के उत्पाद जो है वो बहुत ही आसानी से हर जगह गली नुक्कड़ों पे कोई ठेले पे चला रहा है, कोई छोटी छोटी गुमटियों में बेच रहा है, कोई फुटपाथ पे बैठकर तंबाकू बेच रहा है। इनके ऊपर नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है कि जो वेंडर है उस वेंडर को लाइसेंस दिया जाए। उस लाइसेंस के अंदर कुछ शर्तें हो कि ये ही जो वेंडर्स हैं वो ही केवल तंबाकू बेच सकते हैं, सब नहीं बेच सकते। तो अगर वेंडर कम होंगे, तंबाकू की दुकानें कम होगी, अगर एक्सेस लोगों का कम होगा तंबाकू के लिए, तो निश्चित तौर पर एक कदम हो सकता है कि तंबाकू उत्पादों में उपयोग में कमी लाई जाए। साथ ही में एक उपाय सरकार कर सकती है जो तंबाकू के ऊपर, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि तंबाकू के उत्पाद पे जो एमआरपी है उसके एमआरपी का करीब 75% टैक्स तक लगाया जा सकता है। तो सरकारों को ये चाहिए कि वो तंबाकू उत्पाद पे 75% तक उस पर टैक्स लगाए, जिससे वो जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो युवा है उनकी पहुंच से बाहर होगा और इसमें कमी आएगी। एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, एफसीटीसी, WHO की एफसीटीसी है, जिसको करीब 183 देशों ने इसको रेटिफाई किया है 2004 में। उस एफसीटीसी का आर्टिकल है 5.3, जिसके अंतर्गत जो तंबाकू इंडस्ट्रीज है, टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग जो हम बोलते हैं, उनका सरकार की जो स्वास्थ्य नीतियां है उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। अगर हम इस नीति को, ट्रीटी को अगर हम अडॉप्ट करते हैं और अपने इस देश में और अपने राज्य में इंप्लीमेंट करते हैं, तो राज्य सरकारों को ये भी चाहिए कि एफसीटीसी का आर्टिकल 5.3 को अपने अपने राज्यों में इसको इंप्लीमेंट करें, ताकि इंडस्ट्रीज का, टोबैको लॉबी का गवर्नेंस के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। एक छोटा सा मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सर्वे की रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि तंबाकू जनित जो बीमारियां हैं उस पर, उन बीमारियों के इलाज पर जितना खर्च होता है वो करीब तंबाकू बिकने से रेवेन्यू आता है उसका करीब 5 गुना ज्यादा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सभी सरकारों को समझना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट पर इतना ज्यादा खर्चा, जितना रेवेन्यू आता है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है तंबाकू से रेवेन्यू में। जी, यूथ के लिए सुदीप शर्मा जी, एक मेरा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा आंकड़ा सामने आ पाया कि राजस्थान में लगभग सालाना कितनी मौतें तंबाकू के सेवन करने की वजह से लोगों की हो रही होगी? सर देखिए, ऐसा है कि करीब 2 साल पहले तक, जब तक गेट्स 2 जब आया था 2016-17 तक, तब ये आंकड़ा था राजस्थान का करीब 50 से 55 हजार सालाना मौतें राजस्थान में हुई। और अगर इसको करंट के जो प्रिविलेंस है और नेशनल का प्रिविलेंस है और उसमें कितनी डेथ्स हो रही है अकॉर्डिंगली, अगर उसका ये कैलकुलेशन उसके हिसाब से की जाती है, तो करीब ये मौतें 70,000 के करीब मौत राजस्थान में हर सालाना हर वर्ष हो रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश की अगर बात करते हैं तो करीब 13.5 लाख मौतें हैं, और विश्व की बात करते हैं तो 80 लाख मौतें तंबाकू जनित कारण से। चलिए, डॉक्टर असीम समर जी का एक बार वापस से रुक करते हैं। डॉक्टर असीम समर जी, आपने खुद ने एक आंकड़ा भी सुना होगा कि राजस्थान में सालाना करीब 70,000 लोग तंबाकू के सेवन से मौत के शिकार हो रहे हैं। पूरे देश का आंकड़ा देखें तो करीब 13.5 लाख के आसपास का ये बता रहे हैं सुदीप शर्मा जी। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या तंबाकू की लत छोड़ना मुश्किल है, और यदि मुश्किल नहीं है तो फिर किस तरीके से उसे छोड़ा जा सकता है? लत छोड़ने के लिए मुश्किल तो जरूर है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कैंसर के मरीज हैं
जिनको लैरिंग्स का कैंसर हो गया है और उनको सांस लेने के लिए हमने गले में छेद किया है। तो जो जो पेशेंट है वो इतना बड़ा इलाज करा के, सर्जरी करवा के, रेडिएशन करवा के, फिर जब उनको थोड़ा भी हम अगर छूट दे देते हैं तो वो क्या करते हैं कि या नली पे बीड़ी लगा के पी लेते हैं। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लत होती है, जो आदमी अपनी जिंदगी और मौत की जंग को जीत के भी वापस उसी के अंदर आ जाता है, इसका मतलब उसका एडिक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे ओवरकम नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। बहुत स्ट्रेटेजिक वे में तंबाकू को छुड़ाया जा सकता है। पेशेंट ये समझे कि अगर मुझे अब जीना है तो तंबाकू कभी नहीं लेना है, तब वो छोड़ेगा। अगर हम ये कहें कि नहीं थोड़ी पी ले, धीरे धीरे कम कर दे, ये धीरे धीरे कम करने वाला सिस्टम भी इसमें नहीं चलता कि एक बार उसने छोड़ दिया है तो दोबारा वो कभी उसके पास न जाए। इतना मोटिवेशन होना चाहिए और वो ये समझे कि इससे क्या क्या बीमारियां हमारे अंदर हुई है और मेरी जरूरत मेरे परिवार वालों को है, बच्चों को है और मेरे माँ बाप को है, तो वो शायद इसको नहीं पिएगा। और ऐसा मेडिसिन भी अवेलेबल है जिसके द्वारा एक प्लांट वे में उनसे छुड़ाया जा सकता है। लेकिन ये भी फेल हो जाती है अगर पेशेंट का मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है तो दोनों ही चीज होनी चाहिए, उसका मोटिवेशन, उसकी समझ, जिंदगी के बारे में प्यार, अपने परिवार से प्यार, अपने बड़ों की जिम्मेदारी का एहसास, और उसके बाद मेडिकल जो हम मेडिसिन देते हैं उससे उसको छुड़ाया जा सकता है। तो माना ही जाए सर कि सबसे बड़ी इच्छा शक्ति एक सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ी दवा यही है, इच्छा शक्ति। और उसको मतलब जब तक वो इस बात को समझेगा ही नहीं कि यार मैंने क्या गलत कर दिया है। जैसे अभी हम लोग तंबाकू के मरीज को, मैं कैंसर डॉक्टर हूं तो हम समझाते हैं कि भाई तंबाकू पीने से ही हो गया है, तो वो हमें ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, साहब वो हमारे पड़ोस में वो लड़का है, मेरा दोस्त है, वो तो मेरे से भी ज्यादा पीता, उसको नहीं हुआ। तो अब वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट निकाल के इस बात को सबसाइड करना चाहते हैं कि तंबाकू खाने या पीने से हर एक को कैंसर नहीं होता या हर एक को बीमारी नहीं होती।